अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डे 17 ऑफ द कोर्स। इस वीडियो के अंदर हमने अपना पार्ट 1 कंक्लूड करना है और आज हम डिस्कस करेंगे कि ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं और हम अपने ऑब्जेक्ट्स को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम एक बात करते हैं कुछ अरे की कंसेप्चुअली थोड़ी सी। जिस तरह हमने पहले बात की थी कि अगर हम अपने दो वेरिएबल्स को आपस में इक्वल कर देते हैं, यानी कि अगर मेरे पास एक वेरिएबल है नेम वन, अगर उसको मैं इक्वल करता हूँ इब्शाम के नाम से, और मेरे पास एक नेम टू वेरिएबल है और उसको भी बेसिकली मैं उसको नेम वन के इक्वल कर रहा हूँ। सो नेम वन जो है वो पॉइंट कर रहा है इसको, इसकी वैल्यू को, और नेम टू भी इसी नेम वन की वैल्यू को पॉइंट कर रहा है। सो अगर बाद में मैं अपना नेम वन चेंज करूँगा, इन केस अगर मैं अपने नेम वन को रीअसाइन करता हूँ वैल्यू और इसको नाम दे देता हूँ इसका, तो क्या नेम टू की भी वैल्यू चेंज हो जाएगी? नहीं, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी क्योंकि इसका पॉइंटर वहीं पे है। हमने सिर्फ नेम वन का जो पॉइंटर था उसको चेंज कर दिया उसकी वैल्यू के साथ। ठीक है, अब हमने बात करनी है इन्हीं वेरिएबल्स के कॉन्सेप्ट्स की, लेकिन अरे की वैल्यू के केस के अंदर, कि अगर हम अरे को म्यूटेट करते हैं, उसको रीअसाइन नहीं करते, तो क्या होता है? फॉर सम रीजंस, तो अगर हमारे पास लेट से एक वेरिएबल है कलेक्शन ऑफ नेम्स, और ये पॉइंट करता है एक अरे वैल्यू के ऊपर जिसके अंदर फर्दर ऑन कलेक्शन ऑफ नेम्स की वैल्यूज है, राइट। और हमारे पास एक और वेरिएबल है कलेक्शन ऑफ नेम्स टू, ये भी यहीं पे पॉइंट करता है। अब बात ये है, मैं इसको रीअसाइन नहीं करना चाहता। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस चीज़ की बात कर लेते हैं कि हम रीअसाइन दोबारा से नहीं कर रहे। ठीक है, हम क्या चाह रहे हैं कि अगर मैं इसी वैल्यू के अंदर अरे को म्यूटेट करूँ, क्योंकि हमने बात की थी ना कि स्ट्रिंग्स म्यूटेबल नहीं है। बेसिकली कोई भी प्रिमिटिव टाइप है तो उसको आप म्यूटेट नहीं कर सकते, लेकिन अरेज जो है वो म्यूटेबल है। म्यूटेबल इन द सेंस कि मैं अरेज को उनके खुद के अंदर भी चीज़ों को पुश कर सकता हूँ, पुल कर सकता हूँ, उसके अंदर चीज़ें डाल सकता हूँ बगैर अपना वेरिएबल का नेम चेंज किए या उसको रीअसाइन किए। तो अगर मैं इस अरे के अंदर कलेक्शन ऑफ नेम के अंदर कोई चीज़ ऐड करूँगा, तो वो चीज़ इसके अंदर भी ऐड हो जाएगी, यानी कि वो इफेक्ट जो होगा दूसरे वेरिएबल के अंदर भी होगा या नहीं होगा, हमने ये देखना है। तो अपने कंसोल पे आते हैं, इसको प्रैक्टिकली देखते हैं थोड़ा सा। जस्ट अ सेकेंड। अगर मेरे पास है कॉन्स्ट कलेक्शन ऑफ नेम्स और ये एक अरे है, इसके अंदर एक इब्शाम नेम है, इसके अंदर एक अथूबा नेम है, लेट्स सी इसके अंदर इनायत एक नेम है, राइट। अब मैं एक और वेरिएबल यहाँ पे असाइन कर रहा हूँ कलेक्शन ऑफ नेम्स टू, और मैं इसको इक्वल कर रहा हूँ कलेक्शन ऑफ नेम की वैल्यू के, कलेक्शन ऑफ नेम्स की वैल्यू के। सो हमें एक चीज़ तो कंफर्म है कि कलेक्शन ऑफ नेम टू की भी वैल्यू अरे है, कलेक्शन ऑफ नेम वन की भी वैल्यू अरे है, और कलेक्शन ऑफ नेम टू पॉइंट कर रहा है कलेक्शन ऑफ नेम की वैल्यू पे। सो कलेक्शन ऑफ नेम टू जो है वो पॉइंट कर रहा है कलेक्शन ऑफ नेम की वैल्यू पे, जो कि एक अरे है, राइट, और उसके अंदर कुछ नेम्स हैं। अब मैं कलेक्शन ऑफ नेम की वैल्यू के अंदर कुछ चेंजेस करूँगा, पुश करूँगा उसकी अरे के अंदर कुछ। क्या वो पुश इसके अंदर भी रिफ्लेक्ट होगा या नहीं होगा, हमने ये देखा। सो कलेक्शन ऑफ नेम के अंदर मैं पुश कर देता हूँ कैसर, और अब उसकी लेंथ जो है वो 4 हो गई है। कलेक्शन ऑफ नेम अगर मैं अब चेक करता हूँ तो उसके अंदर अब 4 नेम्स हैं। पहले कितने थे? 3, सिर्फ इनायत तक था पहले। अब उसके अंदर 4 नेम है, अब कैसर भी आ गया। अब मैंने नेम्स 2 देखना है, अपनी दूसरी रे देखनी है। सो इसके अंदर पहले थे 3, लेकिन अब हमने एक और ऐड कर दिया, तो अब हो गया उसके अंदर 4 नेम्स।
ऑब्वियसली जब मैंने इसको कलेक्शन ऑफ नेम 2 को इसकी तरफ पॉइंट किया था तो इसके अंदर भी 3 चीज़ें थी, राइट, लेकिन पॉइंटर दोनों का सेम है। तो जब मैं इसके अंदर चेंज कर रहा हूँ इस चीज़ के अंदर, क्या इसके अंदर भी वो चेंज हो रहा है? क्योंकि पॉइंट तो ये एक ही चीज़ पे कर रहे हैं ना। तो अगर मैं अपना कलेक्शन ऑफ नेम 2 देखूंगा तो ये भी 4 नेम्स हैं, ठीक है। इसके अंदर जो आपने बात याद रखनी है वो ये है कि जब हम बात कर रहे थे अपने वेरिएबल्स की, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर रहा था एक ऐसी वैल्यू की जो प्रिमिटिव है, राइट, यानी कि सिंगल वैल्यू है, इसको अगर मैंने चेंज करना होता था तो मैं हमेशा रीअसाइन करता था, यानी कि वेरिएबल के आगे इक्वल लगा के दोबारा से वैल्यू को चेंज करता था। जो अरे के केस है ना उसके अंदर मैं वैल्यू को चेंज नहीं कर रहा, मैं अरे के ऊपर ही एक फंक्शन पुश या पुल का ऐड करके उसी अरे के अंदर, ओरिजिनल अरे के अंदर ही म्यूटेशन कर रहा हूँ, चेंजेस कर रहा हूँ। तो क्योंकि ये दोनों वेरिएबल एक वैल्यू के ऊपर पॉइंट करते हैं तो वो इफेक्ट जो है वो दोनों वेरिएबल के अंदर शो होता है, सिर्फ डिफरेंस ये है। अब अगर मैं ये कहूँगा ना कि कलेक्शन ऑफ नेम एक नई अरे के इक्वल आ गया है जिसके अंदर 1 2 3 वैल्यू, ओ सॉरी ये मेरा वेरिएबल कांस्टेंट था, इसको दोबारा लिख लेते हैं। सो अगर हमारे पास कलेक्शन ऑफ नेम है जो कि लेट का वेरिएबल है, और इसी तरीके से हमारे पास कलेक्शन ऑफ नेम 2 है जो कि लेट का वेरिएबल है। अब अगर कलेक्शन ऑफ नेम्स के अंदर हम पुश करते हैं कैसर को तो ये 4 वैल्यूज हो जाएंगी कलेक्शन ऑफ नेम्स। अब कलेक्शन ऑफ नेम 2 को अगर देखेंगे तो वो भी उसके इक्वल होगी, राइट। अभी तक मैंने कुछ भी रीअसाइन नहीं किया, मैंने ये नहीं कहा कि कलेक्शन ऑफ नेम्स इज इक्वल टू समथिंग समथिंग, नहीं किया, ठीक है। लेकिन अगर अब मैं करूँगा ना तो अब इसका पॉइंटर चेंज हो जाएगा। अब अगर मैं इसको कह रहा हूँ ना 1 2 3, तो बेसिकली मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि ऊपर वाली कलेक्शन ऑफ नेम को पकड़ो, ऑफ नेम को पकड़ो और इसका पॉइंटर चेंज करके एक नई वैल्यू के इर्द गिर्द कर दो जिसके अंदर 1 2 3 पड़ा हुआ। अब होगा क्या, ऊपर वाला पॉइंटर हट जाएगा, ठीक है, ऊपर वाला पॉइंटर हट गया और ये चीज़ यहाँ से ख़त्म हो गई। क्या कलेक्शन ऑफ नेम 2 ख़त्म हुआ? नहीं, ये अभी भी उसी वैल्यू की तरफ पॉइंट कर रहा है, राइट। सो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि पॉइंटर सिर्फ तब चेंज होते हैं, पॉइंटर अपनी पोजीशंस को सिर्फ तब चेंज करते हैं जब आप चीज़ों को रीअसाइन करते हैं, ठीक है। और रीअसाइन आप सिर्फ प्रिमिटिव वैल्यूज़ के केस के अंदर करते हैं, अरेज के केस में आप बहुत कम रीअसाइनिंग करेंगे, लेकिन अगर करेंगे तो तब ही आपके पॉइंटर की पोजीशन चेंज होगी। अगर आप म्यूटेट कर रहे हो अरे को तो पॉइंटर की पोजीशन चेंज नहीं होगी। अब अगर मैं कलेक्शन ऑफ नेम्स देखता हूँ तो 1 2 3 है, लेकिन अगर अब मैं कलेक्शन ऑफ नेम्स 2 को देखता हूँ तो मेरी वही रे है जो मेरे पास पहले थी। सो इब्शाम, अतरूबा, इनायत और कैसर। आई होप ये समझ आ गई होगी। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि है ऑब्जेक्ट्स। अब हमने ये वाला ऑब्जेक्ट बिल्कुल कोर्स के स्टार्ट में पढ़ा था, लेकिन अब देखते हैं कि ये क्या है। ऑब्जेक्ट आप ये लेके चल सकते हैं, अगर आसानी से समझें, ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो कलेक्शन ऑफ वैल्यूज। जैसे अरे के अंदर हम अपनी हमारे पास कलेक्शन ऑफ वैल्यूज थी, राइट, हमारे पास डिफरेंट किस्म की वैल्यूज थी, हम डिफरेंट टाइप की वैल्यूज उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हर वैल्यू को एक इंडेक्स दिया गया था, ठीक है। तो किसी ना किसी वे से आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है, गिनना पड़ती हैं वैल्यूज़, पर जाके आप उसका इंडेक्स निकालते हैं। ऑब्जेक्ट्स के केस में क्या होता है, ये भी कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़ ही हैं, ठीक है, लेकिन आप अपनी वैल्यूज़ को कोई ना कोई आइडेंटिटी दे देते हो। सो ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है, की वैल्यू पेयर्स होते हैं, की होती है एक और उसके बाद कॉलन वैल्यू, इसको की वैल्यू पेयर्स कहते हैं। होता क्या है, अब फॉर एग्जांपल मेरा एक नेम है, अगर मान के चलते हैं मैं अपनी एक वैल्यू स्टोर करता हूँ जो बेसिकली एक स्ट्रिंग वैल्यू है और ये मेरा नेम है। अगर मैं इसको किसी अरे के अंदर स्टोर करता तो उसका इंडेक्स होता 0। अब इसके अंदर मैं अपने इंडेक्स को एक नाम दे सकता हूँ, किस तरह मैं कह दूंगा कि ये मेरा एक नेम है, ठीक है, सिंपल एज दैट। फिर इसको कॉमा से सेपरेट करेंगे जैसे हमने अरे के अंदर सेपरेट किया था।
फिर मैं दूसरी एक की दे देता हूँ एज, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ कि मेरी एज है ओ 23, और इसी तरीके से मैं कंट्री लिख देता हूँ। सो मेरा कंट्री है पाकिस्तान, राइट। अब ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है। अब जिस तरह हमने अरे की अगर बात करते हैं, अगर अरे के अंदर से मुझे ये वन वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करना है, रिट्राइव करनी है इसकी इन्फॉर्मेशन, तो मैं सिंपली क्या कहूँगा, मैं इस अरे का नाम लिखूँगा। मैंने यहाँ पे नेम नहीं दिया अरे को, मैं कह देता हूँ ये अरे इज़ इक्वल टू ये है। तो अरे के बाद अगर मैंने ये स्ट्रिंग निकालना है तो मैं सिंपल कहूँगा ऐसे, राइट। इसी तरीके से इसको मैं ऑब्जेक्ट कह देता हूँ। अगर मैंने अब इस ऑब्जेक्ट में से अपना नेम निकालना है, लेट्स से, तो फिर इसको मैं सिंपली कहूँगा ऑब्जेक्ट डॉट, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ नहीं होगा, डॉट का होगा, डॉट नेम। तो ये मुझे मेरा इब्शाम की वैल्यू निकाल के दे देगा। अब यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट्स का भी यूज़ कर सकते हैं वैसे तो, मैं लेकिन फिर मुझे इस तरह कहना पड़ेगा ऑब्जेक्ट स्क्वायर स्ट्रिंग नेम, लेकिन मोस्टली ये ऊपर वाली चीज़ यूज़ होती है, ठीक है। सो पहले हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। मान के चलते हैं हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। सो ऑब्जेक्ट है हमारा पर्सन, पर्सन का जो नेम है वो है इब्शाम, पर्सन की जो एज है वो है 23, और पर्सन की जो कंट्री है वो है पाकिस्तान, राइट। अब अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो ये ऐसे आ जाए। अगर मैं पर्सन पे जाता हूँ तो वो मुझे शो कर रहा है कि पर्सन एक ऑब्जेक्ट है, ये एक इंसान है, ये एक पर्सन है जिसका नेम ये है, जिसकी एज ये है, जिसका कंट्री ये है, राइट। अगर मैं इसका नेम सिर्फ निकालना चाहता हूँ तो मैं सिंपल कहूँगा पर्सन डॉट नेम, जब शाम बाहर आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करता हूँ तो पर्सन डॉट, और डॉट नहीं, पर्सन स्क्वायर ब्रैकेट्स फिर स्ट्रिंग में लिखना होगा नेम, राइट। इसी तरीके से आप पर्सन डॉट एज निकाल सकते हो, पर्सन डॉट कंट्री निकाल सकते हो। अब ऑब्जेक्ट्स तो आपको क्रिएट करने आ गए, इट्स वेरी सिंपल। ऑब्जेक्ट क्या है, दे आर ऑल्सो कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़, लेकिन इनके अंदर आप अपने इंडेक्सेस को नेम दे सकते हैं। अरे के अंदर आप अपने इंडेक्सेस को नेम नहीं दे सकते थे, आपको पहले से कुछ इंडेक्सेस के नंबर्स असाइन होते हैं, उसकी बेसिस पे आप वैल्यूज़ को निकालते हैं। सो objects collect multiple values together to describe more complex data, similar to how we point at different values using variable in our code. Objects let us point at related values using properties in objects. अब ये जो होती है ना चीज़ें, अब कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, यहाँ पे बेसिकली क्या कह रहा है, वो कह रहा है, जस्ट सेकंड ऊपर हो जाओ, तो पेंसिल से स्क्रॉल करना भी बड़ा मुश्किल है। इसको यहाँ पे दोबारा लिख लेते हैं। वो क्या कह रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। अब ये एज की, एज कंट्री और नेम को आप प्रॉपर्टी भी कह सकते हो, और एज कंट्री और नेम को आप कीज भी कह सकते हो, ठीक है। और ये 23 पाकिस्तान एंड इब्शाम, ये तो वैल्यूज़ हैं, आपको पता है इस चीज़ का। हम कह सकते हैं कि ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है जिसकी प्रॉपर्टी एज की वैल्यू है 23, या फिर हम कह सकते हैं मेरा एक ऑब्जेक्ट है जिसकी एज की वैल्यू, की वैल्यू, एज की वैल्यू 23 है, राइट। अब अपने नेक्स्ट पे जाते हैं। अब वो कहता है कि आपने अगर वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करना है तो कैसे करना है। हमने देख लिया कि हम अपने ऑब्जेक्ट का नेम लिखेंगे, जिस तरह हमारे पास जो ऑब्जेक्ट था वो था पर्सन, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो है जेएस। हम इनका वाला ऑब्जेक्ट भी कॉपी करके एक दफ़ा देख लेते हैं। तो दे आर सिंपली सेइंग कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जेएस नाम का। अगर मुझे इसका नेम एक्सट्रैक्ट करना तो मैं सिंपल लिखूंगा जेएस, जो मेरे ऑब्जेक्ट का नेम है, जेएस डॉट नेम। इसी तरीके से जेएस डॉट ऑसम अगर मैं लिखूंगा तो कुछ भी नहीं आ रहा, क्या लिखा होगा ऊपर, js डॉट इज ऑसम है। सो अगर हम नीचे जाते हैं js डॉट इज ऑसम पे अगर क्लिक करते हैं तो बूलियन वैल्यू रिटर्न हो रही है। सो डॉट नोटेशन का आपने यूज़ करना है ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। सिमिलरली अब आपको जो वैल्यू
ऑब्जेक्ट से आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो कोई ना कोई स्ट्रिंग होगी या कोई ना कोई नंबर होगा, तो आप उसका यूज़ भी कर सकते हैं। सो मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा ये ऑब्जेक्ट है, मैं कह सकता हूँ js डॉट नेम। तो ये एक स्ट्रिंग है, हमें स्ट्रिंग रिटर्न हो रहा है, तो इसके ऊपर मैं स्ट्रिंग का कोई भी फंक्शन अप्लाई कर सकता हूँ जो हमें बिल्ट इन फंक्शंस मिलते थे। सो इस पर मैं कह सकता हूँ टू अपर केस, राइट, तो इसको इस तरह कर देगा ये। इसी तरीके से हमारे पास अगर बर्थ ईयर है इसका 1995, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अगर ये देखना है कि इसको कितने साल हो गए हैं आए हुए, तो मैं कह सकता हूँ कॉन्स्ट एज ऑफ जावास्क्रिप्ट, और मैं कह सकता हूँ ये 2025 माइनस js डॉट बर्थ ईयर, राइट। और अगर मैं एज ऑफ js अब देखूंगा तो वो कह रहा है कि एज ऑफ js को 30 ईयर्स हो गए हैं अभी तक आए हुए, ठीक है। इसी तरीके से अब जो नेक्स्ट हमारे पास चीज़ है वो ये है कि हम अपनी वैल्यूज़ को ऑब्जेक्ट्स के अंदर वैल्यूज़ को कैसे ऐड कर सकते हैं। एक तो तरीका ये है कि आप ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यूज़ तब ऐड करें जब आप ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहे हैं। सो जिस तरह मेरे पास ये ऑब्जेक्ट था ना, तो इसके अंदर मैं वैल्यूज़ को ऐड ही कर रहा हूँ। मैं क्रिएटर को निकालता हूँ अगर, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्रिएटर ब्रेंडन नायक, ये भी मैं वैल्यूज़ को ऐड कर रहा हूँ। लेकिन मान के चलते हैं मैंने वैल्यूज़ को ऐड कर लिया, मैंने अपना ऑब्जेक्ट सेट कर लिया है, अब इसके बाद मैं अपनी वैल्यूज़ को कैसे ऐड कर सकता हूँ। अगर आपको अरे के बारे में याद हो, हम अरे को बना लेते थे और उसके अंदर अगर मुझे म्यूटेशन करनी होती थी तो मैं डॉट पुश का यूज़ करता था, डॉट शिफ्ट का, अनशिफ्ट का, या फिर इंडेक्स का यूज़ करके उसके अंदर चीज़ें ऐड करता था, राइट। अब इसके अंदर क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैं दोबारा से ये पर्सन ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, लेकिन मेरे पास अब ये जो पर्सन है मैं इसके अंदर एक पेट की प्रॉपर्टी भी डालना चाहता हूँ कि इसके पास एक पेट भी है। अब मैंने तो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया हुआ है, तो मैं किस तरह करूँगा, जिस तरह डॉट नोटेशन का इसमें यूज़ होता है ना, हम लिख सकते हैं डॉट एज, जो वैल्यू हमारे पास, जो की हमारे पास अवेलेबल होगी उसकी ये इन्फॉर्मेशन हमें दे देगा। जो की हमारे पास अवेलेबल नहीं होगी और हम ऐड करना चाहते हैं उसको भी हम ऐसे ही ऐड कर सकते हैं। सो मैं कह सकता हूँ पर्सन डॉट पेट इज इक्वल टू डॉग, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जाओ जाके चेक करो क्या पर्सन डॉट पेट है, अगर तो है तो उसकी वैल्यू चेंज कर दो, अगर नहीं है तो इस प्रॉपर्टी को ऐड कर दो। इसको जब मैं लिखूंगा और पर्सन ऑब्जेक्ट को दोबारा देखूंगा तो उसके अंदर एक पेट प्रॉपर्टी भी आ गई है। सिमिलरली मैं कह सकता हूँ पर्सन डॉट पेट आ गया, पर्सन डॉट पेट अब इसके अंदर आ चुका है। इसके अंदर मैं कहता हूँ नहीं उसके पास डॉग नहीं है, उसके पास कैट है। सो डॉट नोटेशन से आप तीन चीज़ें कर सकते हैं। एक तो आप चीज़ को रिट्राइव कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को निकाल सकते हैं, आप नई प्रॉपर्टी को ऐड कर सकते हो। प्रॉपर्टी इन अ सेंस मैंने यहाँ पे क्या ऐड किया, मैंने पर्सन के अंदर पेट की को ऐड किया या पेट प्रॉपर्टी को ऐड किया, ठीक है। और फिर लास्ट चीज़ क्या है कि अगर आपके पास पहले से कोई वैल्यू है, पहले से कोई प्रॉपर्टी है और उसकी वैल्यू डली हुई है, तो आप उस वैल्यू को चेंज कर सकते हो। अगर हम यहाँ पे आके देखें हमने क्या किया, अगर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ अपना पर्सन, मेरे पास एक नेम था शाम स्ट्रिंग, इसी तरह मेरे पास कुछ एज थी जिसके अंदर 23 था, कंट्री था जिसके अंदर पाकिस्तान था। अब मैंने अगर इस ऑब्जेक्ट के अंदर स्पेसिफिकली इस पर्सन ऑब्जेक्ट के अंदर पेट को ऐड करना है, तो मैं सिंपल कहूँगा अपने पर्सन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा, उसके अंदर डॉट लिखूँगा, पेट लिखूँगा इज इक्वल टू डॉग कह दूँगा। तो ये करेगा क्या, ये देखेगा, जाएगा अपने ऑब्जेक्ट के अंदर, ये ढूंढेगा इस प्रॉपर्टी को, अगर तो ये नहीं है तो ये प्रॉपर्टी इसके अंदर ऐड कर देगा, ठीक है, और इसके अंदर ये हमारी वैल्यू लिख देगा डॉग। अब सेकंड केस क्या था, मैंने कहा पर्सन डॉट पेट कैट, दोबारा से ये जाएगा मेरे ऑब्जेक्ट में, ये देखेगा हाँ पेट की वैल्यू तो है इसके अंदर, पेट की तो है इसके अंदर,
अब ये इसकी वैल्यू चेक करेगा। अगर मैंने कोई वैल्यू दी होएगी तो फिर ये जो पहले से वैल्यू पड़ी होगी उसको चेंज कर देगा, यानी कि डॉग की जगह अब यहाँ पे कैट लिख देगा। अब लास्ट केस क्या है डॉट नोटेशन का, कि मैं अपने पेट को निकाल सकता हूँ, कि मैं देख सकता हूँ कि इस पर्सन के पास कौन सा पेट है। सो पर्सन डॉट पेट, राइट। तो डॉट नोटेशन के तीन मेन काम, एक तो आप इसे इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, आप इसके अंदर इंफॉर्मेशन को चेंज कर सकते हैं, और इसके अंदर अपनी इंफॉर्मेशन को डाल सकते हैं, इन अ सेंस कि आप इसके अंदर की या प्रॉपर्टी को ऐड कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर, राइट। अब नेक्स्ट चीज़ के अंदर आते हैं। अब इसके अंदर भी उसने क्या किया हुआ है, उसने कहा है इनडिसाइसिव एक इसके पास ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर लंच की है और उसकी वैल्यू है सैंडविच। बाद में उसने क्या किया, उस लंच की के अंदर नई वैल्यू स्टोर कर दी है टैकोस, और फिर उसके ऑब्जेक्ट के अंदर उसने नई एक प्रॉपर्टी डाल दी है स्नैक नाम की, और उसको उसने वैल्यू दे दी है चिप्स की। वेरी सिंपल, राइट। अब आपकी एक्सरसाइज क्या है कि आपने अपने नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाना, उसके अंदर आपने अपना नेम लिखना है, अपना होम कंट्री लिखना है, और लैंग्वेजेस लिखनी है, पेट लिखने हैं, व्हीकल लिखनी है, और हॉबीज़ लिखनी है। ये चीज़ याद रखें, जिस तरह अरे के अंदर आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, इसी तरह ऑब्जेक्ट के अंदर भी आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट के अंदर आपकी अरेज भी हो सकती है, ठीक है। ऑब्जेक्ट के अंदर आप नल को भी ऐड कर सकते हैं, आप अनडिफाइंड को भी ऐड कर सकते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन यू, ठीक है। तो उसने कहा है कि मेरा नाम आंजना है, मैं सैन फ्रांसिस्को के अंदर मेरा घर है, मेरी लैंग्वेजेस जो है मैं इतनी लैंग्वेजेस स्पीक करती हूँ, तो उसने उस चीज़ को अरे के अंदर लिख दिया कि मेरे पास मुझे जर्मन भी आती है, मुझे इंग्लिश भी आती है, मुझे फ्रेंच भी आती है। इसी तरीके से उसकी जो हॉबीज़ हैं वो भी उसने अरेज के अंदर लिख दिया कि उसको ट्रैवल करना पसंद है, उसको हिल क्लाइंबिंग पसंद है, गेमिंग पसंद है, और लिंडी होपिंग पसंद है, जो भी है ये। अब नेक्स्ट चीज़ जो हमने पढ़नी है वो है मेथड्स। अगर आपको याद हो, मैं आपको शुरू से एक चीज़ कह रहा हूँ, डॉट के बाद जो भी ये चीज़ आती है, टू अपर केस फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास कोई स्ट्रिंग है इब्शाम नाम का, और इसके बाद डॉट के बाद टू अपर केस मैं लिखता हूँ, तो ये जो चीज़ है इसको आप कहते हो मेथड। मेथड कह सकते हो या फिर फंक्शन कह सकते हो, ठीक है। स्पेसिफिकली अगर आप इसको एक ऑब्जेक्ट के अंदर यूज़ करें ना, तो आप इसको कहते हो मेथड। ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि प्रॉपर्टीज जो है कैन पॉइंट टू फंक्शंस एज वेल, वी कॉल फंक्शन प्रॉपर्टीज मेथड्स। ऑब्जेक्ट्स के अंदर जो आप फंक्शंस को लिखते हैं इनको आप कहते हैं मेथड्स। अब यहाँ पे हम पूरे तरीके से तो नहीं समझेंगे कि फंक्शन को आप कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि अभी इसका टाइम नहीं है, लेकिन आपने ये याद रखना है कि आपके ऑब्जेक्ट के अंदर कोई भी चीज़ आ सकती है, अरेज भी आ सकते हैं, फंक्शंस भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे वो एक एग्जांपल दे रही है कि आपने फंक्शन को लिखना कैसे, आपको मतलब कि लिखना आ जाएगा, डिक्लेयर करना आ जाएगा। इसके बाद हम इसको बाद में फर्दर देखेंगे कि अच्छे तरीके से और कैसे लिखते हैं फंक्शंस को। सो इस ऑब्जेक्ट को कॉपी करते हैं, अपने कंसोल को क्लियर करते हैं। अब वो यहाँ पे क्या कह रहा है कि मेरे पास एक डॉग ऑब्जेक्ट है, उसका नेम है आइन, उसकी ब्रीड जो है, उसकी जो नस्ल है डॉग की वो है कॉर्गी, और वो ऑब्वियसली जब वो डॉग बोलता है तो उसके अंदर से आवाज़ निकलती है वुफ वुफ की, राइट। तो वो कहता है कि जब मैं लिखूंगा डॉग डॉट स्पीक, तो कंसोल डॉट लॉग होगा वुफ वुफ, और वो लिख रहा है उस चीज़ को फंक्शन के अंदर। पहली चीज़ तो ये चीज़ क्लियर कर ले कि फंक्शन है क्या है। फंक्शन है आपके एक्शंस, ठीक है। अब हो क्या रहा है, फंक्शन को आप ये समझ सकते हो कि ये आपका मिनी प्रोग्राम है। मिनी प्रोग्राम से मुराद होता है कि ये कुछ ना कुछ एक्शन परफॉर्म कर रहा है। जब मैं ये चीज़ कॉल करूँगा ना डॉग डॉट स्पीक, और मैंने शुरू में आपको बताया था कि आपने इस चीज़ को याद रखना है, ये जो स्क्वायर सर्कल ब्रैकेट्स हैं, जब मैं सर्कल ब्रैकेट्स को लिखता हूँ ना ऐसे, तो मैं बेसिकली ये बता रहा होता हूँ कि मैं अपने फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। तो इस सर्कल ब्रैकेट्स का मतलब क्या है कि मैं अपने फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, राइट। सो फंक्शन क्या करता है, एक ये मिनी प्रोग्राम है जिसके अंदर आप एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शन देते हो और उसके हिसाब से वो चीज़ों को परफॉर्म करता है। यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं
कि मेरे पास स्पीक जो प्रॉपर्टी है वो एक फंक्शन है, राइट। मेरे पास जो स्पीक प्रॉपर्टी है वो एक फंक्शन है, और जब भी ये फंक्शन कॉल होगा तो आपने कंसोल डॉट लॉग कर देना है वुफ वुफ को। अब इसी चीज़ को हम दोबारा लिखते हैं। हम क्या कह रहे हैं कि मेरे पास एक स्पीक प्रॉपर्टी है, ये एक फंक्शन है, फंक्शन एक कीवर्ड है आपके पास। उसके बाद आपने सर्कल ब्रैकेट्स को ओपन करना है, यहाँ पे आप अभी अपना फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हो, अभी आपने कॉल नहीं किया, ठीक है। आपका फंक्शन है, उसका नाम क्या है, स्पीक। उसके बाद आपने फंक्शन को यहाँ तक इस तरह आपने डिक्लेयर करना है, और फिर उसकी जो करली ब्रेसेस हैं उसके अंदर आपने अपनी इंस्ट्रक्शन लिखनी है। दोबारा से लिखते हैं, स्पीक एक प्रॉपर्टी है जो कि एक फंक्शन है, और इस करली ब्रेसेस के अंदर मैं अपनी सारी इंस्ट्रक्शन लिखूंगा कि जब ये फंक्शन कॉल हो तो ये वाली चीज़ें परफॉर्म हो। तो मैं कह रहा हूँ कि जब ये स्पीक फंक्शन कॉल हो तो कंसोल डॉट लॉग कर दो वुफ वुफ को, और मैं अपना ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। अब डॉग डॉट नेम पे अगर मैं जाता हूँ तो आयन आता है। डॉग डॉट कॉर्गी पे अगर मैं जाता हूँ, ओह कॉर्गी नहीं, डॉग डॉट ब्रीड, तो वहाँ पे कॉर्गी आता है। अगर मैं डॉग डॉट स्पीक पे जाता हूँ तो क्या आता है, डॉग डॉट स्पीक पे जाता हूँ तो वो कह रहा है कि ये एक फंक्शन, हमने पहले बात की है, फंक्शन को हमें कॉल करना पड़ता है। अगर हमने उसको रन करना है तो हमें फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अपनी सर्कल ब्रैकेट्स का यूज़ करूँगा। जैसे ही मैं उसका यूज़ करता हूँ तो वो कहता है वुफ वुफ, कंसोल डॉट लॉग करता है वो, राइट। सो फंक्शंस हाई लेवल पे कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। अब ऑब्जेक्ट के अंदर आपके पास एक और चीज़ होती है जिसको आप कहते हो दिस कीवर्ड। ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग चीज़ है अभी के लिए, लेकिन अगर आसानी से समझे तो दिस जो कीवर्ड है ये रेफर करता है आपके उस ऑब्जेक्ट को जिसके अंदर आप करंटली काम कर रहे होते हो। तो अगर मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, इसी ऑब्जेक्ट को कॉपी कर लेते हैं, अगर इसने आगे कोई ऑब्जेक्ट दिया हो, नहीं है। सो अगर हम मान के चलते हैं हमारे पास एक नेम है, उसके अंदर इब्शाम लिखा हुआ है, और हमारे पास एक फंक्शन है जो कि मुझे इंट्रोड्यूस करवाता है। सो इंट्रोड्यूस एक हमारे पास प्रॉपर्टी है जो कि एक फंक्शन है, और उस फंक्शन की इंट्रोडक्शन क्या है कि वो कंसोल डॉट लॉग के अंदर एक स्ट्रिंग को प्रिंट करता है, माय नेम इज इब्शाम, राइट। एक तो तरीका ये है, अगर मैं लिखूंगा, अगर इसका नाम ऑब्जेक्ट है, अगर मैं अब लिखूंगा ऑब्जेक्ट डॉट इंट्रोड्यूस और इस चीज़ को कॉल करूंगा तो वो मुझे क्या रिटर्न करेगा, मुझे रिटर्न करेगा वो कि माय नेम इज़ इब्शाम, राइट। एक तरीका तो ये है। अब मान के चलते हैं कि मैं इस इब्शाम की जगह यहाँ पे दिस लगा देता हूँ। दिस का मतलब क्या होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको इरेज करते हैं, इसी तरीके से इसको भी इरेज करते हैं। अब माय नेम इज़ को यहाँ से कट कर देंगे, यहाँ पे हम कॉमा लगाएंगे, और यहाँ पे मैं कह दूंगा दिस डॉट नेम। अब दिस डॉट नेम क्या मतलब है, दिस डॉट नेम का मतलब सिंपल ये है, ये जो दिस है ये रेफर करता है मेरे इस ऑब्जेक्ट को, ठीक है। आपको इस ऑब्जेक्ट को कह सकते हो या फिर आप कह सकते हो इस ऑब्जेक्ट को। अब वो क्या कह रहा है, दिस का मतलब यहाँ पे सिंपली ये है ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये इसको रेफर कर रहा है, और नेम का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट डॉट नेम, ठीक है। तो कॉन्सोल डॉट लॉग जब ये इंट्रोड्यूस फंक्शन कॉल होगा तो क्या करेगा, माय नेम इज, फिर जब ये दिस देखेगा तो ये जाएगा अपने ऑब्जेक्ट के पास, ठीक है, यानी कि इस ऑब्जेक्ट के पास, और ऑब्जेक्ट डॉट नेम कॉल को ये मतलब निकाल लेगा, और इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू एट द एंड ऑफ द डे अब शाम है। ये इसके अंदर हम इसको बड़ा ना ऊपर ऊपर से देख रहे हैं, बड़ा हाई लेवल टाइप से देख रहे हैं इस दिस कीवर्ड को। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा और भी चीज़ें होती हैं कि ये
डिफरेंट फंक्शंस में किस तरह कॉल होता है, इसके कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से इसकी वैल्यू होती है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ दिस कोर्स इतना अंडरस्टैंडिंग इसके लिए काफ़ी है। सो दिस कीवर्ड क्या करता है, आपने जो याद रखना है, ये आप जिस ऑब्जेक्ट के अंदर काम कर रहे होते हो उस ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ को पॉइंट करेगा, ठीक है, क्योंकि दिस जो है यहाँ पे इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट ये वाला। अगर हम इसको दोबारा से अरेज करते हैं, अच्छे तरीके से दोबारा से समझ लेते हैं थोड़ा सा। सो जब मैं कहता हूँ दिस डॉट नेम, तो इसका मतलब सिंपल ये है, अगर मैं अपने इस ऑब्जेक्ट को पर्सन कहता हूँ ना, तो दिस डॉट नेम का सिंपल मतलब ये है कि दिस पर्सन डॉट नेम, राइट। दिस सिर्फ क्या है, आप जिस करंट ऑब्जेक्ट में काम कर रहे हो उसको वो रेफर करेगा। अभी मेरा जो करंट ऑब्जेक्ट है वो है पर्सन, तो पर्सन डॉट नेम बेसिकली यहाँ पे लिखा होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब इस वही बात के बी केयरफुल विद द दिस कीवर्ड के और भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बिहेवियर्स हैं, तो इसके बारे में अगर आपने पढ़ना है तो आप MDN पे जा सकते हैं, लेकिन एट दिस टाइम आपको इतने ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अब ऑब्जेक्ट्स के अंदर अरेज की तरह आप कुछ भी चीज़ें डाल सकते हैं। वो कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट्स के अंदर आपके पास फर्दर ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं। इस तरह अगर मेरे पास हम कंसोल पे जाते हैं तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है पर्सन्स का, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास दो पर्सन है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इब्शाम नाम का पर्सन है जो कि खुद भी एक ऑब्जेक्ट, और एक इनायत नाम की पर्सन है। जो इब्शाम है उसका नेम तो ऑलरेडी इब्शाम है, जो इब्शाम है उसकी एज है 8 ईयर्स, और जो इनायत है उसकी एज है जी 80 ईयर्स, ठीक है। सो शी इज़ वेरी ओल्ड। इसी तरीके से अब अगर मैं फॉर एग्जांपल इस एज तक जानता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैंने इनायत की एज देखनी है, तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा यहाँ पे पर्सन्स डॉट इनायत डॉट एज, ठीक है। तो मेरे पास पर्सन्स भी एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन इनायत भी एक ऑब्जेक्ट है। सो पहले मैं पर्सन से इनायत के ऑब्जेक्ट तक जाऊँगा, तो वो कैसे जाऊँगा, पर्सन्स डॉट इनायत, पर्सन्स डॉट इनायत, फिर इनायत भी क्योंकि एक ऑब्जेक्ट है तो इनायत डॉट एज, फिर मुझे उसकी एज मिलेगी। इसी तरीके से पर्सन्स डॉट इब्शाम फिर डॉट एज, राइट। सो आप नेस्टेड का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जिसके अंदर और भी काफ़ी ज़्यादा सिमिलर चीज़ें। सो आप नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स भी क्रिएट कर सकते हो। इनफैक्ट आप अरेज भी क्रिएट कर सकते हो जिनके अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं। सो ये सारी चीज़ें मिक्स मैच होके चलते हैं। तो यहाँ पे उसने क्या किया है, इसने एक मेन्यू नाम का ऑब्जेक्ट बनाया जिसके अंदर लंच और डिनर है, जो कि खुद भी एक ऑब्जेक्ट है। और उसने लास्ट पे क्या किया है, मेन्यू डॉट लंच, यानी कि वो इस ऑब्जेक्ट के अंदर गया ये ऊपर वाले, और उसके बाद वो गया डिज़र्ट के अंदर। डिज़र्ट के अंदर उसने तिरामिसू नाम का कुछ खाना है उसको निकाल के इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया। इसी तरीके से वो कह रहा है कि आपके पास ऑब्जेक्ट्स इन अरेज एंड ऑब्जेक्ट्स। अब वो कह रहा है कि अरेज के अंदर भी आप ऑब्जेक्ट्स को डाल सकते हो और ऑब्जेक्ट्स के अंदर भी आप ऑब्जेक्ट्स को या अरेज को डाल सकते हो। सो आपके पास एक अरे है जिसका नाम है स्पाइसेस, उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं, और ये वाली जो पैटर्न है ना कि अरे के अंदर ऑब्जेक्ट्स, ये आपको काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के अंदर भी नज़र आएगा, उसके अंदर भी हम बात भी करते हैं थोड़ी सी। और सेकंड वेरिएबल क्या है, स्पाइस गर्ल्स, जो एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर एक प्रॉपर्टी है जिसकी जो बेसिकली वैल्यूट करती है एक अरे को। फिर हमारे पास दो और प्रॉपर्टीज़ हैं, एक मोटो है जिसकी वैल्यू स्ट्रिंग है, और मेंबर्स है जिसकी वैल्यू स्पाइसेस है। तो मेंबर्स जो है वो दोबारा से ऊपर वाली अरे है जिसके अंदर फर्दर ऑन ऑब्जेक्ट्स है। अब नेक्स्ट है आपकी एक्सरसाइज। वो क्या कह रही है, वो कह रहे हैं आपने ये वाले ऑब्जेक्ट्स को पकड़ना है, और आपने स्पाइस गर्ल ऑब्जेक्ट्स में से गर्ल पावर की वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करना है, यानी कि आपने जो ये वाली गर्ल पावर है, ओ
जो ये वाली चीज़ है गर्ल्स पावर, ये मोटो की वैल्यू, इसको एक्सट्रैक्ट करना है। फिर वो कह रहा है कि आपने उस ऑब्जेक्ट को एक्सट्रैक्ट करना है जिसके अंदर जिंजर स्पाइस लिखी हुई है। सो जिंजर स्पाइस किसके अंदर लिखे है, ये वाला जो दूसरा ऑब्जेक्ट है स्पाइसेस के अंदर, ये वाले ऑब्जेक्ट को आपने निकालना है। नेक्स्ट आपने स्पाइस वर्ल्ड की वैल्यू को निकालना है। तो स्पाइस वर्ल्ड की वैल्यू कहाँ पे है? ये है इस एल्बम्स की एरे के अंदर। इसी तरीके से आपने विक्टोरिया की वैल्यू को निकालना है। सो विक्टोरिया की वैल्यू कहाँ पे है जी, वो है स्पाइसेस नेम विक्टोरिया, या फिर मेंबर्स डॉट मेंबर्स, क्योंकि एक रे है मेंबर्स, फिर आएगी स्क्वायर ब्रैकेट 4, उसके बाद डॉट नेम आएगा। हम इसको बारी बारी करके देख लेते हैं। हम इसको कॉपी करते हैं, इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं, अपनी कंसोल को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो पहली चीज़ उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि आपने गर्ल्स पावर की चीज़ को निकालना। सो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा यहाँ पे स्पाइस गर्ल्स, ये एक ऑब्जेक्ट है और उसके बाद मैं मोटो को निकाल लूँगा तो गर्ल पावर निकल आएगी। सिमिलरली उन्होंने नेक्स्ट क्या कहा है कि आपने उस ऑब्जेक्ट को निकालना है जिसके अंदर जिंजर स्पाइस के बारे में बताया गया। सो जिंजर स्पाइस के बारे में आपको बताया गया है यहाँ पे, ये जो निकनेम नज़र आ रहा है ना जिंजर ऊपर, इसके बारे में। तो मेरी स्पाइसेस जो है वो एक अरे है, इसके अंदर मैं 1 पे अगर जाता हूँ तो मेरे पास ये चीज़ आ जाती है। इसी तरीके से मेरे पास जो मेंबर्स है हमारी स्पाइस गर्ल्स के अंदर, वो भी एक अरे है, वही ऊपर वाली। तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा यहाँ पे स्पाइस गर्ल्स और डॉट मेंबर्स, फिर ये अरे है और इसके अंदर 1 को अगर करेंगे तो वही वाला ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट वो कहते हैं स्पाइस गर्ल और विक्टोरिया को निकालना है। तो स्पाइस वर्ल्ड जो है वो हमारे एल्बम्स के अंदर है, तो स्पाइस गर्ल्स डॉट एल्बम्स जो कि अरे है, और 1 पे जाएंगे तो स्पाइस वर्ल्ड निकल जाएगा। अब विक्टोरिया को निकालना है, तो स्पाइस गर्ल्स डॉट मेंबर्स और 4 पे क्लिक करेंगे तो ये आएगा, और 4 डॉट नेम पे क्लिक करेंगे तो विक्टोरिया निकल आएगा। सो ये थी आपकी एक्सरसाइज, आपने इसको दोबारा करना है, या फिर अपने अपने नए आपने ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करना है और फिर उनके अंदर से इस तरह चीज़ें निकालनी है, राइट। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, हमने कुछ पहले से बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स के साथ भी वर्क किया हुआ है। बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स के साथ कैसे वर्क किया है, जिस तरह हमने कहा था डॉक्यूमेंट, हमने डॉक्यूमेंट के ऊपर वर्क किया था। और इधर आके ज़रा इसको थोड़ा सा करते हैं डिमिस्टिफाई। हमने कहा अगर हम यहाँ पे कह रहे हैं डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल, तो इसका मतलब ये है कि डॉक्यूमेंट एक ऑब्जेक्ट है, राइट। हमने यही देखा ना कि ऑब्जेक्ट जो होते हैं उसके अंदर ही डॉट नोटेशन का आप यूज़ करते हो। जब हम कह रहे हैं डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल, तो डॉक्यूमेंट फिर एक ऑब्जेक्ट है। सिमिलरली अगर मैं कह रहा हूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर, और तो डॉक्यूमेंट एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर क्यूरी सेलेक्टर उसकी एक प्रॉपर्टी है या फंक्शन है, राइट। अब उसके बाद जो हो रहा है इसके बारे में बात करते हैं, ये भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम कह रहे हैं कि हमारे पास एक डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर हमारे पास टाइटल प्रॉपर्टी है, राइट। और इसी तरीके से हमारे पास जो डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर हमारे पास एक क्यूरी सेलेक्टर नाम का फंक्शन है, राइट। हमने यही चीज़ें पढ़ी है ना अभी, कि हम अपने ऑब्जेक्ट के अंदर कोई प्रॉपर्टी अगर डालना चाहें तो उसको डॉट नोटेशन से डालते हैं, या एक्सट्रैक्ट करना चाहें तो ऐसे निकालते हैं। अच्छा अब देखें, अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर h2, तो मुझे ये वाली वैल्यू निकाल के दे रहा है, राइट, जो कि एक HTML एलिमेंट है। लेकिन अगर मैं इसके आगे चीज़ों को देखना चाहूँ, इसके आगे अगर डॉट लगाता हूँ तो ये मुझे दोबारा से कुछ मेथड्स देता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल ये है कि आपने ये चीज़ याद रखनी है कि आपके HTML की जो एलिमेंट्स होते हैं जब ब्राउज़र के अंदर चले जाते हैं ना, तो ये ब्राउज़र के अंदर जाने के बाद ऑब्जेक्ट्स के अंदर रैप हो जाते हैं या ऑब्जेक्ट्स के मिक्स के अंदर आ जाते हैं। सो बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि आपके HTML एलिमेंट ब्राउज़र के अंदर जाने के बाद एज एन ऑब्जेक्ट एक्ट करते हैं, इसके ऊपर आप कुछ बिल्ट-इन्स का यूज़ कर सकते हो। यही रीज़न है कि मैं अपने H2 के अंदर डॉट अपेंड या डॉट टेक्स्ट कंटेंट का यूज़ कर सकता हूँ,
ठीक है। डॉट टेक्स्ट कंटेंट अगर लिखूंगा तो मेरे पास आ जाएगा अ गेम यू नो। अब HTML एलिमेंट का हमें पता लग गया कि जब HTML एलिमेंट आपके ब्राउज़र के अंदर जाते हैं तो ये ऑब्जेक्ट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, और उसके ऊपर फर्दर आपको फिर हेल्पर फंक्शंस मिल जाते हैं इसकी वजह से, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट्स के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं। सो हमें मिल जाते हैं हेल्पर फंक्शंस आफ्टर आवर HTML इज कन्वर्टेड इनटू ब्राउज़र and they are represented as objects, right? अब नेक्स्ट बात करते हैं कि मैंने अपने document.query selector से अपने HTML एलिमेंट को सिलेक्ट किया। अब क्योंकि वो एक ऑब्जेक्ट बन चुका है ब्राउजर के अंदर आने के बाद, तो मुझे कुछ हेल्पर फंक्शन मिले जिसकी वजह से मैंने उसकी टेक्स्ट कंटेंट को निकाला। अब जो टेक्स्ट कंटेंट है वो तो है स्ट्रिंग, लेकिन हमने तो कहा था स्ट्रिंग प्रिमिटिव टाइप से, स्ट्रिंग तो ऑब्जेक्ट्स नहीं है। लेकिन अगर देखो तो स्ट्रिंग के ऊपर भी मैं जब डॉट लगाता हूँ तो डॉट टू अपर केस में इस पर फंक्शन यूज कर सकता हूँ। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग चीज़ है, लेकिन आपने ये चीज़ याद रखनी है कि मोस्ट ऑफ द चीज़ें, बेशक आपका स्ट्रिंग जो है बेशक वो एक प्रिमिटिव टाइप ही है, ये चीज़ आप जेन से मतलब मिक्स ना करना इसको, वो आपके प्रिमिटिव टाइप ही है। लेकिन जब भी आप जावास्क्रिप्ट की बात करेंगे तो इसके अंदर आपकी अक्सर चीज़ें ऑब्जेक्ट्स के अंदर रैप्ड है। रैप्ड का मतलब ये है कि उससे कवर्ड है, आप इसको ये समझ लें। तो हमारा जो स्ट्रिंग्स है, नंबर्स हैं, बूलियंस हैं, एवरी टाइप जो भी हमने अभी तक देखी है, वो एक है तो वो प्रिमिटिव्स ही हैं, लेकिन साथ ही साथ उनके पास कुछ ऑब्जेक्ट्स की पावर्स भी हैं। वो पावर्स क्या हैं? वो सिंपली हमारे पास कुछ हेल्पर्स फंक्शंस हैं जो कि बिहाइंड द सीन हमें इस वजह से मिलते हैं क्योंकि हमारा HTML का जो एलिमेंट है वो ब्राउज़र के अंदर आने के बाद ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब आपने अगर देखो तो ब्राउज़र के ऊपर जो कुछ था आपने सारा निकाल के देख लिया, तो ब्राउज़र के ऊपर मोस्ट ऑफ द चीज़ें क्या है? बिहाइंड द सीन वो ऑब्जेक्ट्स हैं। इसी तरीके से आपने अरे को देखा था। अगर मेरे पास एक अरे है 1 2 3 और इसको मैं स्टोर कर देता हूँ कॉस्ट नम के इक्वल, और नम के अंदर फिर मैं डॉट पुश कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि डॉट पुश कर रहा हूँ तो फिर हमारी एरे भी एक ऑब्जेक्ट है, राइट। सो अगर मैं अपना टाइप ऑफ देखता हूँ और इसके अंदर मैं एरे लिखता हूँ 1 2 3, तो वो क्या कह रहा है? बिहाइंड द सीन्स आपकी एरे जो है वो ऑब्जेक्ट है। हमने ये तो ऑब्वियसली हमने पहले भी डिस्कस किया था कि प्रिमिटिव टाइप्स के अलावा जितनी भी चीज़ें हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर वो ऑब्जेक्ट्स ही हैं, ठीक है। तो आपकी एरे ऑब्जेक्ट है, आपका ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट है ही है, राइट। अगर मैं यहाँ पे सिंपल ऑब्जेक्ट लिखता हूँ तो वो तो ऑब्जेक्ट है ही है। अब इसी तरीके से अगर मैं स्ट्रिंग लिखता हूँ यहाँ पे इब्शाम नाम का, तो उसकी टाइप स्ट्रिंग ही है। इसका मतलब है कि स्ट्रिंग्स जो है वो प्रिमिटिव्स ही हैं, लेकिन उनके पास कुछ ऑब्जेक्ट्स की स्पेशल पावर्स हैं जिन जो बेसिकली इसको मिली थी तब जब आपकी HTML ब्राउज़र के अंदर कन्वर्ट होके एक ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट हो चुकी थी, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है, इन चीज़ों को मिक्स नहीं करना। प्रिमिटिव टाइप्स आपकी प्रिमिटिव टाइप्स ही हैं, लेकिन उनके पास कुछ स्पेशल पावर्स हैं ऑब्जेक्ट्स की, क्योंकि उनके एलिमेंट्स जब ब्राउज़र के अंदर कन्वर्ट हुए थे तो वो ऑब्जेक्ट्स के अंदर कन्वर्ट हो गए थे, राइट। सो ये था जी आपका मेनली आज का लेक्चर, और इसी तरीके से हमने ये सारा देख लिया है। आपके पास console.log भी आप जब लिखते हो तो इसका मतलब ये है कि console आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, log उसके पास एक प्रॉपर्टी है जो कि फंक्शन है, उसके अंदर आप कुछ पैरामीटर्स पास कर सकते हैं। console log के अंदर भी आपके पास डिफरेंट चीज़ें आती हैं, मतलब कि आपके पास console.log है एक, तो इसी तरह आपके पास console.error है, इसी तरह आपके पास console डॉट कौन सा है और console.warn है, ठीक है। तो डिफरेंटली ये रिएक्ट करता है, उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट तरीके से ये प्रिंट करता है। लेकिन मेन मकसद समझने का क्या है कि कंसोल भी आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो असाइन की गई हैं, जो कि बेसिकली सारे फंक्शंस ही हैं। इसी तरीके से आपके पास एक मैथ्स का ऑब्जेक्ट है, ये आपका बिल्ट इन ऑब्जेक्ट है। मैथ्स का ऑब्जेक्ट क्या करता है? ये
ये वैसे काफ़ी बेनिफिशियल है इस चीज़ को, अगर आप देखेंगे बाद में भी काफ़ी दफ़ा मैथ्स का ऑब्जेक्ट आपको डिफरेंट प्रोवाइड करता है फंक्शंस, जिसकी वजह से आप काम कर सकते हो। सो यहाँ पे मैं सिंपल कह रहा हूँ मैथ डॉट रैंडम, जब मैं कहता हूँ ना तो ये मुझे मैथमेटिकली एक रैंडम नंबर असाइन कर देगा, ठीक है। तो अगर मैं रैंडम नंबर ओपन करता हूँ तो ये मेरे पास 0.5 का नंबर दे रहा है। इसी तरीके से अगर मैं इसको दोबारा करता हूँ तो ये करेगा। लेकिन अब इसके अंदर एक जो क्वर्क है वो ये है कि हमेशा ये नंबर मुझे देगा 0 और 1 के दरमियान, ठीक है। हमेशा ये पॉइंट्स के अंदर देगा नंबर मुझे 0 और 1 के दरमियान। तो इसको अगर आपने बढ़ाना है तो क्योंकि ये 0 और 1 के दरमियान दे रहा है तो इसके साथ आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हो या 999 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो रैंडम नंबर अगर अब मैं निकालूंगा तो ये अभी मुझे ये दे रहा है, अब दोबारा से अगर इसको निकालता हूँ तो ये मुझे कुछ इस तरह दे रहा है, राइट। इसी तरीके से हमारे पास एक पाए का था मेथड, अगर मैं पाए को निकालता हूँ तो मुझे वो पाए की वैल्यू दे देता है। अब लास्ट जो हमारे पास मेथड है वो लास्ट मेथड है मैथ्स डॉट ए बी एस। मैथ डॉट ए बी एस इसका आप यूज़ बहुत कम करेंगे, लेकिन इसका सिंपल मतलब ये है कि ये आपको रिटर्न करता है आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब ये है कि अगर आप इसके अंदर बेसिकली इसके अंदर आपने एक नंबर देना होता है, फॉर एग्जांपल मैंने 5 दे दिया, 5 की जगह तो ये मुझे 5 ही रिटर्न करेगा। लेकिन अगर अब मैं इसके अंदर -5 दे देता हूँ तो तब भी ये मुझे 5 ही रिटर्न करेगा। सिंपल कहने का मतलब ये है कि आपकी नेगेटिव वैल्यूज़ को ये पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट कर देगा, और अगर आपकी पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं तो उसको पॉजिटिव ही रिटर्न करेगा। बहुत कम यूज़ होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आपने यूज़ भी किया ना तो आप करोगे मैथ्स डॉट रैंडम का यूज़, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अब बारी आ गई है हमारे पहले प्रोजेक्ट की। जो भी हमने चीज़ें सीखी हैं आपने अच्छे से पहले सारी चीज़ों को करना है एक्सरसाइज, प्रैक्टिस करनी है उन सारी चीज़ों की, और उसके बाद आपने इस चीज़ पे आना है। ये है हमारा पहला प्रोजेक्ट जिसके अंदर हमने बेसिकली डॉम का यूज़ करके टिक टैक टो की गेम को खेलना है। और फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा बचपन को ज़रा रिवाइज कर लें कि टिक टैक टो होता क्या है। टिक टैक टो बेसिकली ये चीज़ है कि जिसको आप टिक करोगे तो आपका ऐसा हो जाएगा तो आप जीत जाओगे, राइट। हमने जो टिक टैक टो की गेम बनाई है उसके अंदर हमारे पास सिंबल हैं दो, एक्स और ओ। और हमने हमारा जो अभी काम ये है कि हमने डॉम के ज़रिए इन बॉक्सेस के अंदर अपनी डिफरेंट वैल्यूज़ को ऐड करना है, कुछ इस तरह, राइट। सो फर्स्ट चीज़ क्या करेंगे हम, पहली चीज़ तो हम ये जो आंजना और मार्क लिखा हुआ है इसके नेम्स को चेंज करते हैं। हम कहते हैं डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, सिलेक्टर, और ये है बेसिकली p1 डॉट नेम, राइट, यही है। और इसका जो टेक्स्ट कंटेंट है हमने इसको चेंज करना है इफ शाम के इक्वल। लेकिन इससे पहले हम करेंगे क्या, हम वापस आते हैं अपनी एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज क्या कहती है, क्रिएट अ प्लेयर्स एरे कंटेनिंग टू ऑब्जेक्ट्स। तो मैंने एक अरे बनानी है जिसके अंदर दो ऑब्जेक्ट्स होंगे जो कि हर एक प्लेयर को रिप्रेजेंट करेंगे। हर प्लेयर का कोई ना कोई नाम होगा और कोई ना कोई सिंबल होगा। एक प्लेयर का सिंबल एक्स होगा, एक का ओ होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक प्लेयर्स नाम की अरे बनानी है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट होंगे, जिसके अंदर एक ऑब्जेक्ट होगा जिसके अंदर प्लेयर का नाम होगा और उसका सिंबल होगा। सो एक ऑब्जेक्ट है इब्शाम और उसका सिंबल है एक्स, राइट। अच्छा, इस अरे को भी हम यहाँ पे क्लोज करते हैं। अगर मैंने इस अरे के अंदर कोई चीज़ और ऐड करनी है तो मैं क्या करूँगा, मैं इस अरे के अंदर प्लेस डॉट पुश करके एक और ऑब्जेक्ट ऐड कर दूँगा। तो दूसरे ऑब्जेक्ट जो है उसकी जो नेम है वो है आंजना नहीं, बेसिकली स्टूडेंट्स, और उस उनका जो सिंबल है, आप लोगों का जो सिंबल है वो है जी ओ, ओ, राइट। सो अगर अब मैं अपनी प्लेयर्स की अरे देखता हूँ तो वो उसके अंदर दो ऑब्जेक्ट्स आ जाने चाहिए। दो ऑब्जेक्ट आ गए हैं, एक का नेम है स्टूडेंट्स, एक का नेम है शाम, एक का सिंबल है एक्स, एक का है ओ।
अब फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इस प्लेयर एक्स और प्लेयर ओ के नाम को चेंज करना है। प्लेयर एक्स है तो उसका नाम शाम होगा, प्लेयर ओ है तो उसका नाम स्टूडेंट्स होगा, राइट। तो मैं डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर P1 नेम और उसके टेक्स्ट कंटेंट पे अगर जाऊंगा तो वो अंजना है। इसको मैं इक्वल कर दूंगा अपने प्लेयर्स की जो अरे का पहला है उसके नेम के बराबर। जो मेरी प्लेयर्स अरे का पहला ऑब्जेक्ट था वो था मेरा ऑब्जेक्ट जिसके अंदर मेरा नाम था, और डॉट नेम करूँगा तो वो इफ्शाम के नाम से। तो मैं जब यहाँ पे अपने देखता हूँ तो वो इफ्शाम के इक्वल चेंज हो चुका है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे दोबारा से एक दफ़ा अपना जो प्लेयर्स की अरे है उसको निकाल रहे हैं। ओ प्लेयर्स, अब प्लेयर्स का जो दूसरा है 1 इंडेक्स पे जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर जो नेम है वो स्टूडेंट्स है। तो हमने करना क्या है, हमने सिंपली P2 को सिलेक्ट करके प्लेयर्स 1 डॉट नेम को कर देना, तो प्लेयर 0 जो है वो स्टूडेंट्स के इक्वल हो जाएगा। अब हमने कोई वे ढूंढना है जिसकी वजह से मैं डॉम के जरिए इस इन बॉक्सेस के अंदर टिक या क्रॉस कर सकूं। अगर मैं अपनी HTML के अंदर आता हूँ तो हमारी जो डिव्स है इन सारों की एक क्लास है, स्क्वायर 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 स्क्वायर, राइट। हम इन सब डिव्स को सिलेक्ट करेंगे। जब हम इन सब डिव को सिलेक्ट करेंगे तो ये हमें एक अरे देगा। तो बारी बारी हम इंडेक्स का यूज़ करके उस स्पेसिफिक बॉक्स के अंदर कोई ना कोई चीज़ ऐड कर देंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सारे बॉक्सेस को हम करते हैं सिलेक्ट, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर ऑल, क्योंकि मुझे सारों को करना है, डॉट स्क्वेयर। अब ये मुझे एक अरे दे रहा है, पहले हम इस अरे को कर देते हैं किसी बॉक्सेस वेरिएबल के अंदर से। अब जब मैं बॉक्सेस वेरिएबल को खोलता हूँ तो मेरे पास एक अरे आ जाती है। अब बॉक्सेस 0 के अंदर अगर मैं जाऊँगा तो ये आ रहा है, 1 के अंदर जाऊँगा तो ये आ रहा है, 2 के अंदर जाऊँगा तो ये आ रहा है, 3 के अंदर जाऊँगा तो ये आ रहा है। मान के चलते हैं मुझे दरमियान के अंदर कोई चीज़ ऐड करनी है, तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली लिखूँगा डॉट टेक्स्ट कॉन्टेंट इज इक्वल टू प्लेयर्स एरे, जो मेरी अरे है उस, क्योंकि मैं यहाँ पे अपना सिंबल ऐड करना चाहता हूँ, तो मेरा प्लेयर 0 पे ऑब्जेक्ट था और उसका जो सिंबल होगा यानी कि x वो यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ, राइट। इसी तरीके से प्लेयर 3 के अंदर मैं कह देता हूँ कि प्लेयर 1 का सिंबल आ जाए, और क्योंकि मैं गेम जीतना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी चीटिंग करूँगा। मैं क्या करूँगा, मैं अपने प्लेयर बॉक्स 1 के अंदर मेरा सिंबल डाल दूँगा, और इसी तरीके से मैं अपने बॉक्स 8 के अंदर भी अपना सिंबल डाल दूँगा और मैं अपनी गेम जीत गया। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी। हमने डॉम के साथ इस पूरी गेम को कंप्लीट किया, और ये उन सारी चीज़ों का यूज़ किया है अभी तक हमने जो पढ़ी है, राइट। सो आपने क्या करना है, अब जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं उनको पहले रिवाइज़ करना है, अच्छे तरीके से तैयारी करनी है सारी चीज़ों की। फिर आपने इस गेम को जिस तरह ये हमने खेली है इसी तरीके से दोबारा से प्रैक्टिस करनी है, राइट, सारी की सारी। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। विद दैट सेड आई विल एंड दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।